हेलो फ्रेंड, अभिवादन स्वीकार। अपेक्षा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका यूटेट के पेपर होने वाले हैं, यानी कि जो आपका पेपर है 30 सितंबर को निर्धारित किया गया है। तो उसी कड़ी के सिलसिले में आप लोगों के समक्ष यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकंड के जितने भी प्रीवियस पेपर हैं, जितने मुझे अभी तक उपलब्ध हो पाए हैं, उन सारे के सारे प्रीवियस पेपर को मैं आप लोगों के समक्ष सॉल्व करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेडागोजी की। तो इसका पहला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों, इसमें आपके समक्ष चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वुडवर्थ, बी है सिगमंड फ्राइड, सी आपका जुंग और डी है जे.एस. रॉस। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, यानी कि सिगमंड फ्राइड आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे दूसरे सेशन में बात करेंगे, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों की शिक्षा में ... की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें देखिए, आनुवांशिकता, वातावरण, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए हैं आपको। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि होता क्या है कि जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की शिक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आनुवांशिकता की भी होती है और वातावरण की भी होती है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों आपके आंसर सही हो जाएंगे। उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिएगा यहाँ पे को। तो जो आप लोगों का यही इसमें कह रहा है कि संरचनात्मक विकास, ठीक है, संरचनात्मक विकास की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि भैया संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है। तो आपके समक्ष चार ऑप्शन दिए गए। कितने ऑप्शन दिए गए? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर मैं सारे ऑप्शन पढ़ते रहूँगा तो बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगी और आप लोगों के पास समय भी कम है। तो दोस्तों, इसमें जो है उपयुक्त सभी, यानी कि जो आपका डी आंसर है वो ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, ठीक है, यानी कि इसका सीधे सीधे सही आंसर हो जाएगा प्रसव पूर्व। क्या बोलते हैं इसको? प्रसव पूर्व। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। तो जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, औपचारिक परिचालन अवस्था के दौरान। किसके दौरान? औपचारिक परिचालन अवस्था के दौरान आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्तित्व मापन की CAT विधि दी गई थी, यानी कि किसके द्वारा दी गई थी? तो छठे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बेलक के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? बेलक के द्वारा आपको दी गई थी। उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, TAT हेतु कितने कार्ड हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कितने कार्ड है इसमें? 30 कार्ड हैं, 30 कार्ड इसके अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, पूछ रहा है। देखिएगा, नहीं है यहाँ पे, ये महत्वपूर्ण है और ध्यान से पढ़ेगा क्वेश्चन को। तो दोस्तों, इसका 8वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ को। MLL यानी कि न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि, आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 9वें का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगला बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ सीधे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आप लोगों से, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतम हस्तांतरण संभव है? तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी कि सामान्यकरण आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ को। तो दोस्तों, देखिएगा, कह रहा है कि पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों, 11वें का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, कौन सा? ऑप्शन सी, यानी कि नॉन ऑफ दीज, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद आगे 12वें प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 12वां प्रश्न, अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। 12वें प्रश्न का तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि RS वुडवर्थ के द्वारा। यहाँ पे को किसके द्वारा दिया गया था? ये RS वुडवर्थ के द्वारा। अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत RS वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ को आते हैं। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का प्रत्यय प्रस्तुत किया
किया गया, यानी कि जो बुद्धि लब्धि है उसका प्रत्यय प्रस्तुत किया गया था, तो सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये जो है विलियम टर्न के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था, विलियम टर्न के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं सीधे सीधे 14वें क्वेश्चन की तरफ को। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो किसके द्वारा किया गया था, ये ऑप्शन इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था, गार्डनर के द्वारा। किसके द्वारा, गार्डनर के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक पुच्छीय और दुपुच्छीय। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक पुच्छीय और दुपुच्छीय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु कितनी है, 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। ठीक है, बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, फिर 14। इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगा, क्योंकि आप लोगों के पास जो है कम से कम एक हफ्ता बचा हुआ है, 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिन में हमको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी करने हैं और आप लोग क्वेश्चन पेपर देंगे। क्योंकि होता क्या है, जो यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकंड के क्वेश्चन पेपर होते हैं, मैंने एक चीज़ देखी है, तो इसमें क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है ना, बार बार रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस पेपर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि थार्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया। ठीक है, तो इसमें जो है थार्नडाइक के द्वारा 3 नियम, तत्परता का नियम दिया गया था, प्रभाव का नियम दिया गया था और अभ्यास का नियम दिया गया था। तो इसमें से कौन सा नियम नहीं दिया गया था, अवलोकन का नियम नहीं दिया गया। ठीक है, तो आगे बात करते हैं 18वां क्वेश्चन। शिक्षण कौशल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, यानी कि शिक्षण कौशल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन हैं, पूछ रहा है आप लोगों से। तो दोस्तों 18वां क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न बच्चों से क्वेश्चन पूछना, ये सब जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये बात आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, आप देखिएगा। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है या क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 19वें का आंसर बी सही हो जाएगा, यानी कि आंसर बी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे को पुनर्बलन। ठीक है, पुनर्बलन आपका सही आंसर है। उसके बाद सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 20 में पहुँचते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की समयावधि है का क्या मान है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की समयावधि का क्या मान है। तो दोस्तों 20वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन सा, 36 मिनट। ठीक है ना, 36 मिनट हो जाएगा। उसके बाद आगे सीधे सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी का मतलब हो जाएगा विकास, मतलब कि ये विकासात्मक मापनी भी सही है, बालक का व्यक्तित्व वजह का अध्ययन सही है और बालक के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था, ये जो है व्यगोत्स्की के द्वारा। ठीक है, व्यगोत्स्की के द्वारा किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, समावेशी विकास में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है सामान्य और विशिष्ट छात्र, दोनों प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ठीक है, तो आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ठीक है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इसका आंसर बी, अभिभावकों की भी भागीदारी होनी चाहिए बच्चों के विकास में, समावेशी विकास में। अध्यापक के साथ साथ क्या है, अभिभावकों की भी जिम्मेदारी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। मानसिक मंदता का तात्पर्य क्या है, मानसिक मंदता का तात्पर्य क्या है। तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, औसत से कम मानसिक योग्यता। क्या हो जाएगा, औसत से कम मानसिक योग्यता आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद सीधे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भलीभांति ज्ञान हो, क्योंकि अब क्यों होना चाहिए, 26 कह रहा है। तो इसका विशेष कारण क्या, इसमें जो है इससे क्या होता है, अध्यापक को जो है अध्येताओं की अभिवृत्तियों और अभिरुचियों को समझने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ को। 27 कह रहा है भैया शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए। 27 कह रहा है तो शैक्षणिक चयन का जो मतलब यानी कि जो शैक्षणिक सामग्री का चयन है वो किसके द्वारा करना चाहिए, विशेषज्ञों की एक समिति के द्वारा किया जाना चाहिए, जो आम रूप से होता भी है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है
रहा है विद्यालयी जीवन यानी कि स्कूलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि विद्यालय जो विद्यार्थी जीवन है, विद्यालयी जीवन है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी कि बालकों द्वारा क्षमताओं का अर्जन, बच्चों के द्वारा, जो बालक जिनको आप ट्यूटेड होने के बाद टीचर बन जाओगे, पढ़ाओगे, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29 आता है। 29 की अगर मैं बात करता हूं तो सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है, ठीक है। 29 का सीधे सीधे आंसर आपका डी आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा, डी आंसर, अध्यापकों की अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्यों दी जानी चाहिए, आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों लड़कियां क्या होती है, सामाजिक परिवर्तन का, किसका, सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम होती है, क्योंकि एक माँ भी, मतलब आप लोगों ने देखा होगा एक माँ भी होती है, तो माँ का क्या रहता है, बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब सीधे सीधे बात करते हैं भाषा, प्रथम हिंदी में जाएंगे हम। तो हिंदी की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 31, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32, भाषा कौशल की शिक्षण विधि क्या है। तो भाषा कौशल की जो शिक्षण विधि, अनुकरण विधि भी है, सामूहिक विधि भी है, भाषा प्रयोगशाला भी है, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ को, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। तो देखो इसका होता है, किस में करते हैं ये लोग, हम लोग जो है निबंध रचना में, किस में करते हैं, निबंध रचना में, ठीक है। उसके बाद आता है कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है, कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है। तो देखिए ये किसका है, भावबोध, कविता हमको क्या करती है, किसी चीज़ का भाव प्रकट करती है हमारे समक्ष, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भावबोध हो जाएगा। उसके बाद सीधे सीधे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ को, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं होता, ठीक है ना। गद्य में प्रयुक्त होता है लेकिन पद्य में प्रयुक्त नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौन वाचन, ठीक है ना। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ को, तो छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम क्या है। तो सबसे अच्छा उपयुक्त माध्यम है भैया परियों की कहानियां। बच्चों को जब आप छोटे छोटे बच्चे होंगे तो बचपन में आपको जो परियों की कहानियां, अलादीन का चिराग, इसकी कहानियां और ये सब सुनाते होंगे तो आप लोग खुश हो जाते होंगे, है ना। तो सबसे अच्छा माध्यम क्योंकि बच्चे उनकी तरफ को काफ़ी ध्यान देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे को हम बढ़ेंगे 36 के बाद सीधे सीधे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे को, देखिएगा यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो गया, एक मिनट के लिए। यूटेट फर्स्ट डिवाइस, सॉरी, इसके बाद ये वाला हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम लोग बढ़ने वाले हैं अभी, जस्ट वेट। हाँ, तो यहाँ पे को जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र की तरफ को जा रहे हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, डिस्ट्रैक्ट होते रहता है, थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, तो माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो सीधे सीधे हम फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर, जब हम पढ़ रहे थे 39, 36 पढ़ चुके थे, तो उसके बाद हम सीधे सीधे आगे बढ़ने वाले हैं भैया, हाँ 37 की तरफ को, ठीक है। तो 37 में तो यहाँ पे आप लोगों को गद्यांश दिया गया है। यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे 37 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका गद्यांश है, प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का क्षेत्र सार्वदेशिक था। जिस रूप में वे उपलब्ध हैं उस रूप में उनका व्याकरणिक ढांचा भी अलग था। इन भाषाओं में प्रादेशिक निष्ठा नहीं थी, किंतु जाति भाषाओं में यह निष्ठा बढ़ी। संस्कृत से प्राकृतिक, प्राकृतिक से अपभ्रंश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ, ऐसा विश्वास किया जाता रहा है और इसके लिए सिद्धांत भी गढ़े गए थे। किंतु अब यह धारणा है कि हिंदी या बांग्ला आदि अपभ्रंश से निकली खंडित हो चुकी है। जाति भाषाओं ने संस्कृत और अपभ्रंश से बहुत कुछ लिया है, तो हिंदी ने उनकी विरासत को सबसे अधिक ग्रहण किया, विशेष रूप से अपभ्रंश की विरासत को। तो शब्द समूह, उच्चारण, व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जा सकता, किंतु नैरंतर्य के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है,
ठीक है। संस्कृत से सीधा संबंध किसका भैया, सीधे सीधे आप जाइए, प्राकृत भाषा आपका आंसर हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 38 आपका बोल रहा है भैया अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का अंग न मानने के लिए क्या आधार हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कहने का मतलब शब्द समूह में भिन्नता है, व्याकरण ढांचे में भिन्नता है, उच्चारण में भिन्नता है, इसीलिए जो है हिंदी भाषा को अपभ्रंश को जो है हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आइए उसके बाद बढ़ते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ को। 39 कह रहा है कि संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था। ठीक है, संस्कृत का क्षेत्र जो है किस सीमा तक विस्तृत था। तो ये जो है आप लोगों का देखिएगा, इसका 39 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये क्या था, सार्वदेशिक था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सांस्कृतिक निरंतर्य के लिए किसका अध्ययन आवश्यक है, यानी कि सांस्कृतिक निरंतरता के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अपभ्रंश। क्या हो जाएगा आपका, अपभ्रंश इसका सही आंसर हो जाएगा, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41। गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है। गाथा सप्तशती किसने लिखी थी, हाल ने लिखी थी। ये पुस्तक किसने लिखी थी, हाल ने लिखी थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ये जो है प्राकृत भाषा, किसका है, प्राकृतिक भाषा, प्राकृत भाषा का है। ठीक है, तो शब्द का अगला क्वेश्चन नंबर 42वां है। शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, 42वां सही आंसर है आपका ए, वाच्यार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, वाच्यार्थ कहलाता है। आगे बढ़ेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 43। रीति रात्मा काव्यस्य उक्ति किस आचार्य की है, यानी कि किसके द्वारा कहा गया था। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ए आंसर, किसके द्वारा कहा गया, वामन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इप्सित, इप्सित शब्द का विलोम बताइए। तो 44 का सही आंसर ए, अनिप्सित इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या, अनिप्सित इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 45। वह व्यक्ति जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो सीधे सीधे आंसर डी। ठीक है, 45 को आंसर क्या हो जाएगा, डी, आश्रय कहते हैं उसको। ठीक है, तो उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ को। कहाँ, 46। तो 46 में दोस्तों संचारी भावों की संख्या है, कह रहा है, क्या पूछ रहा है, संचारी भावों की संख्या। तो संचारी भावों की संख्या कितनी है आपका, 33 संचारी भाव होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। दध्योदन शब्द में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सी संधि है इसमें, यण संधि। ठीक है, यण संधि हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ है। 48 का ए, मतलब कहने का मतलब कि दरिद्रता में आनंद लूटना। ठीक है, आगे बात करते हैं। सभागार में बहुत आदमी थे, वाक्य किस प्रकार का वाक्य आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर सही हो जाएगा। अनिश्चित, अनिश्चित जो है परिणामवाचक। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है आप लोगों से कि सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम, उक्त पंक्ति किस कवि की है। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर सीधे सीधे आइएगा, छायावादी कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो ये जो है छायावादी कवि हुआ करते थे। अगला आता है आपका निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 51। निम्नांकित में से अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 51 का इसका आंसर है ए। ठीक है, ए। अल्पप्राण और महाप्राण सुना होगा आप लोगों ने। तो अल्पप्राण जिसकी उच्चारण में ध्वनि कम ध्वनि मुंह से निकलती है तो उसे हम लोग अल्पप्राण कहते हैं। तो ग जो है आपका अल्पप्राण हो जाएगा। उसके क्वेश्चन नंबर 52 बात करते हैं। मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल पद में कौन सा काव्य दोष है। 52, तो 52 का ए आंसर कि इसमें कौन सा ग्राम्यत्व, कौन सा ग्राम्यत्व दोष है। अब आगे बात करेंगे 52 के बाद सीधे सीधे हम लोग बढ़ते हैं 53 की तरफ को। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि सरहपा का संबंध जो है निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किस से है। तो सीधे सीधे ये आंसर जैन काव्य से, किससे, जैन काव्य से। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस में किसके जीवन का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, तो इसमें सीधे सीधे आंसर है, इसमें तुलसीदास के जीवन का चित्रण किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 55। क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, है ही क्या, हाँ आज जो मैं जताऊं, जो भी तुली पुस्तिका और वीणा, चौथी में हूँ पांचवी तू पर वीणा, उक्त पद में कौन सा छंद है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 55 है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा, शालिनी। ठीक है, शालिनी क्या है, छंद है। उसके बाद आगे बात करते हैं। भरत मुनि के क्वेश्चन नंबर 56। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो 56 का आंसर ए, स्थाई भाव, नवरस में से। ठीक है, तो भरत मुनि के द्वारा स्थाई भाव का जो उल्लेख नहीं मिलता है। आइए अब सीधे
सीधे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं, ठीक है ना। 57 में चलेंगे तो वहां पे को 57 की बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ करके, ठीक है, पद्यांश दे रखा है, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, 57 से लेकर के 4 क्वेश्चन, सॉरी। देखिएगा, उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है, द्वार खोल ग्रह के किरणों से आंगन भर, बैठा यह हेमंत प्रातः नीरव पृथ्वी पर, नयन मूंद रवि की कोमल किरणों की को तपता, आने वाले प्रिय वसंत के स्वप्न देखता, अब उनके आगे चुपचाप खड़े वृक्षों पर भर आएंगे पल्लव गुंचित होगा मरमर, जब उसकी बंसी उसके अधरों से लगकर भर देगी पुलकों की लहरों से पवनों को। तो प्रस्तुत पद्यांश का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? तो दोस्तों इसका डी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर। इसमें हेमंत ऋतु की प्रातःकाल का चित्रण किया गया है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, चुपचाप खड़े वृक्ष किस मानवीय भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं? 58 का, ठीक है ना। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, आलस्य का। किसका कर रहे हैं? आलस्य का कर रहे हैं। उसके बाद आइए 59, वसंत के स्वप्न देखता पंक्ति का आशय है, ठीक है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। इसका आंसर डी, आशा एवं उत्साह का संचरण होना, उमंग, आशा, ठीक है ना। उसका क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रहा है, द्वार खोल ग्रह के किरणों से आंगन भर, बैठा यह हेमंत प्रातः नीरव पृथ्वी पर, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आइए सीधे आगे की तरफ को बढ़ते हैं। हम इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ देंगे, अब सीधे सीधे हम लोग बढ़ेंगे भाषा 2। भाषा 2 में इसमें अंग्रेजी भी दे रखी है, उर्दू भी दे रखी है, और उर्दू के साथ साथ में बात करूँ तो इसमें आप लोगों को, हाँ, हिंदी होगी, और हिंदी होगी। तो हिंदी भाषा द्वितीय की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 61 से 64 तक के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है, अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे बेडौल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं, बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसन्न प्रसाद के सौरभ संचार, मकरंद लोलुप मधुर गुंजार, कोकिल कूजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर इत्यादि की चर्चा किया करते हैं, ये विषय या भोगलिप्सु हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास, हिमबिंदु मंडित मरकताब, शाद्वल जाल, अत्यंत विशाल गिरी शिखर से गिरते हुए जलप्रपात के गंभीर गर्त से उठी हुई सीकर निहारिका के बीच विद्वर्ण स्फुरण की विशालता, भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं, वे तमाशबीन हैं, सच्चे भाव क्या सहृदय नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61, यही गद्यांश से आपसे पूछ रहा है, लेखक के अनुसार, ठीक है, लेखक के इसमें आपसे पूछ रहा है कि भैया लेखक के अनुसार एक सच्चे कवि का हृदय किस ओर लीन माना गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रकृति चित्रण में माना गया है, क्योंकि प्रकृति का वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, लेखक ने प्रकृति के किस किस रूप को काव्य के लिए आवश्यक माना है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62 का बी आंसर सही, कठोर और असुंदर रूप में, ठीक है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 62 के बाद सीधे सीधे हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ को, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 63 में बढ़ेंगे तो ये हो गया। तो कह रहा है कि लेखक ने प्रकृति के कोमल एवं मधुर रूप का वर्णन करने वालों को क्या कहकर संबोधित किया है? ठीक है, तो भैया सीधी सी बात है, भोगलिप्सु कहा है, ठीक है, भोगलिप्सु के नाम से उसे जाना हुआ है। उसके बाद सीधे सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। तो प्रकृति की चिर सहचरी की संज्ञा क्यों दी गई है प्रकृति को? तो देखिएगा 64 का सही आंसर है बी, सही आंसर हो जाएगा, जन्म के साथ रहने के कारण, ठीक है। उसके बाद आगे फिर और एक गद्यांश दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां संसार को चाहे कितना मोहित कर लें, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। उसके मोद और आकर्षण की वस्तु जो बुझी हुई आशाएं और मिटी हुई स्मृतियां और टूटे हुए हृदय के आंसू हैं। जिस दिन इन विभूतियों में उसका प्रेम न रहेगा,
उस दिन वह कभी न रहेगा। जीवन दर्शन के इन रहस्यों से केवल विनोद करता है, कभी उनमें लय हो जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछ रहा है कि लेखक के अनुसार कवि अच्छे कवि में किस गुण का होना आवश्यक है। तो इसका से इसमें जो है फिलॉसफी यानी कि दर्शन का होना, दार्शनिकता का होना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए 65 के बाद 66 देखते हैं। लेखक ने बुझी हुई आशाओं, मिटी हुई स्मृतियों और टूटे हुए हृदय के आंसुओं को क्या माना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कवि के आकर्षण का केंद्र। उसके बाद 67 की बात करते हैं। ठीक है, 67 कह रहा है कवि जीवन के किन पक्षों से उद्वेलित होकर काव्य रचना करता है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा आप सीधे 67 का आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जीवन की समस्याओं सुखों को स्वयं में लीन करके, है ना। तो उसके बाद 68 आएगा, एक श्रेष्ठ कवि में श्रेष्ठ कवित्व के गुणों का अंत कब होता है। 68, तो इसका आंसर है ए, कौन सा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि जब वह लोगों की बुझी आशाओं, विखंडित स्मृतियों, दुखी हृदयों के आंसुओं को नहीं समझे, तो तब ऐसी अवस्था आती है। अब अगला है 69 कह रहा है, औचित्य सिद्धांत की अधिष्ठाता आचार्य कौन है। तो दोस्तों सीधे सीधे हैं इसके क्षेमेंद्र, ठीक है ना, क्षेमेंद्र हो गए। आगे बात करते हैं, परिमल रचना के कवि कौन है। परिमल रचना के कवि सीधी सी बात है भैया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप 71 आपसे पूछ रहा है, वाल्मीकि रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसमें 20 में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद 71 के बाद सीधे सीधे 72 की तरफ को बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। तो सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ये जो है आप लोगों का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद 73 है, पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसके सीधे सीधे वल्लभाचार्य, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्त कथन किस आचार्य का है। 74, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, यानी किसका, विश्वनाथ का। ठीक है ना, विश्वनाथ का सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग खीर शब्द का तत्सम है। 75, इसका आंसर सी हो जाएगा, कौन सा, खीर। ठीक है, उसके बाद 76 आता है, शारदा नहर गंगा नदी से निकलती है। इस वाक्य में गंगा नदी में कौन सा कारक है। तो 76 का सी ऑप्शन, अपादान से। ठीक है, अपादान से अलग होने पर, ठीक है, अलग होने का भाव यहाँ पर प्रकट करता है, तो अपादान आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 77, वह लड़की सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों सीधे सीधे इसका आंसर ए, कौन सा है, गुणात्मक, लड़की के गुण को प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो आगे फिर देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। 78, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो 78 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, किससे हुआ है, देवनागरी लिपि का जो है ब्राह्मी लिपि से जन्म हुआ है। फिर आइए 78 के बाद 79 की बात करते हैं। लिपि का अर्थ है, यानी कि लिपि किसे कहते हैं, लिपि का क्या अर्थ है। तो सीधी सी बात है भैया, 79 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप, यानी कि ध्वनि को हम क्या करते हैं, लिख करके प्रकट करते हैं। ठीक है, अब आएगा आपका 80, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसके शैक्षिक निहितार्थ को पाने के लिए अनिवार्य है। तो 80 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, उसके बाद आइए सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 81 में, छात्रों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अभिव्यक्ति विचार। ठीक, फिर आइए 82 में, निम्नांकित शब्दों में वर्तनी जन्य अशुद्ध शब्द बताइए। कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी के अनुसार कह रहा है। तो 82 का आंसर सीधे सीधे यहाँ पर कनिष्ठ शब्द, कनिष्ठ, ये कनिष्ठ न होकर के कनिष्ठ होता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे, निम्नांकित वाक्य पंक्ति में अलंकार बताइए। दुख इस मानव आत्मा का रे नित का मधुमय भोजन, दुख के तम को खा खाकर भरती प्रकाश से वह मन। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विभावना अलंकार है। कौन सा, विभावना अलंकार है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ को सीधे सीधे। तो आगे बात करेंगे 84, तो थाली का बैगन होना मुहावरे का अर्थ है, क्या है, सही अर्थ क्या है। तो सीधे सीधे थाली का बैगन होने का मतलब है जो अस्थिर विचार का होता है। कैसा होता है, अस्थिर विचार का होता है। ठीक है, उसके बाद अब आगे आएगा आपका 85, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। तो दोस्तों 85 का सही आंसर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि भाषा प्रयोग की कुशलता का
कुशलता का जो है अधिकार। उसके बाद अगला 86 क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षापूर्ण अधिक उचित है जिसमें, तो इसका आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 86 का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि छात्र उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे 87 क्वेश्चन की। तो यहाँ पे निम्नांकित में से किस शब्द में न्यंज समास है? न्यंज समास किस में है? तो 87 का सही अर्थ सी, यानी कि अनंत में क्या है? न्यंज समास है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, प्रद्युम्न शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? प्रद्युम्न शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 88 का सही आंसर मकर ध्वज होगा। ठीक है, मकर ध्वज। उसके बाद कह रहा है लक्षण संग्रह का अर्थ है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है, पूछ रहा है आपसे। ठीक है, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है 89 का इसका आंसर आपका आ जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आएगा। तो काव्यांग विवेचन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 90, कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर सी, यानी कि विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो दोस्तों हम सीधे हम आगे बढ़ेंगे, सीधे इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज या फिर पर्यावरणीय अध्ययन का जो पेपर होता है उस पेपर की बात करेंगे। इसमें इंग्लिश सेकंड हमारे उसमें है नहीं। उसके बाद और मेरी वैसे भी इंग्लिश तो डल है। ठीक है, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ भैया, आप लोग भी जानते ही हैं। संस्कृत तो हमने पढ़ी नहीं भैया, कभी आती है नहीं, तो इसे हम कर नहीं पाएंगे। आगे बात करते हैं सीधे उर्दू तो भैया हम जानते भी नहीं है कुछ भी, इसका ABCD। तो सीधे हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय अध्ययन पे चलते हैं दोस्तों। तो अपेक्षा है आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, और आगे क्या कहते हैं आने वाले और यूटेट के साथ साथ अन्य एग्ज़ाम भी होते हैं, सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी भी आप लोग कर रहे होंगे। तो अपेक्षा आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं ऐसी अपेक्षा आप लोगों से करता हूं, क्योंकि जो यूटेट वगैरह BEd के छात्र छात्राएं होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। खैर मैंने किया तो नहीं है, सुना है मैंने। ठीक है ना, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अंततः हम अपने गंतव्य पर पहुँचने ही वाले हैं और पहुँच चुके हैं पर्यावरणीय अध्ययन पर। तो दोस्तों देखते हैं 121 क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरणीय अध्ययन इनकी एनवायरमेंटल स्टडीज की बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है, डी, यानी क्या नहीं पाया जाता है? इसमें चीड़ नहीं पाया जाता भैया उष्णकटिबंधीय वनों में। ठीक है, यानी कि गर्म क्षेत्र के जो वन होते हैं। अगला है शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत अच्छा लड्डू क्वेश्चन। सीधे आंसर देवदार है। शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है? ठीक है, हाई एल्टीट्यूड में पाया जाता है। अगला है अलमाटी बांध जल विवाद किन 2 राज्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर ए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है। परसों ग्रुप सी के एग्जाम में भी पूछा हुआ था विगत कुछ टाइम पहले। क्वेश्चन नंबर 124, सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक कौन सा है? जैव कीटनाशक पूछ रहा है 124 का, तो भैया सीधे नीम, देखिएगा नीम। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं, खरपतवारों को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। 125 है, पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है? 125 इसका ए, सीधे वायुमंडल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, एटमोस्फियर। फिर आगे बात करते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है, तो इसका सीधे एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। ठीक है, तो उसके बाद आइए बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है आप लोगों से। ठीक है, ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है कि सत्य और असत्य के चक्कर में हम लोग क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ए, अकार्बनिक पोषक तत्वों का पारिस्थितिकी तंत्र में पुनर्चक्रण होता है। ठीक है, तो भैया ऐसा तो है नहीं सॉरी, हाँ, अकार्बनिक बिल्कुल होता है। अकार्बनिक पोषक तत्वों का पारिस्थितिकी तंत्र में पुनर्चक्रण होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कार्बन बंध के रूप में होता है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे को फिर आपसे पूछ रहा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनर्चक्रण होता है, तो ये आपका जो सी ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, सीधे बढ़ते हैं आप लोग 121 की तरफ को। EIA का पूरा नाम क्या है पूछ रहा है 120, EIA का पूरा नाम, तो इसका है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका पूरा नाम हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भैया 129, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है भैया, लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 129 का बी, कितने को 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं 130, नील शिशु संलक्षण यानी कि मीथेमोग्लोबिनीमिया जल में किस चीज़ की अधिकता के कारण होता है? तो 130 का आंसर है डी, किसके कारण? नाइट्रेट के कारण होता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, पीने के पानी में फ्लोराइड्स की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा है। ठीक है, जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये 131, कहीं जियोग्राफी में पढ़ा रहा था मैं स्टूडेंट्स को। तो इसका ऑप्शन है सी, 1.5 mg पर लीटर का इसका मतलब इसका कुछ रेशियो होता है, ये हो गया। ठीक है, आर्सेनिक बहुत अधिकतम, जो ये फ्लोराइड है बहुत खतरनाक पदार्थ होता है। हैजा एवं आंत्र ज्वर के कारण क्या है?
हैं, हैजा फैलने वाली बीमारी एक प्रकार की। तो 132 का आंसर है सी, जीवाणु से होने वाली बीमारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है? प्राकृतिक खनिज नहीं है तो इसका आंसर है डी, सीधे सीधे नाइट्रोजन प्राकृतिक खनिज नहीं है, सिंपल है। उसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो 134 का सही आंसर हो जाएगा डी। कौन सा? डी ऑप्शन सही, सॉरी हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल, सॉरी 133 में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको थोड़ा सा बैक जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक खनिज नहीं पूछ रहा? हाँ डी ऑप्शन सही है। तो 134 में भी जो है इसका जो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं 134 के बाद 135 में, भारत में प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया, ठीक है, प्रख्यापित किया गया, तो इसका आंसर है ए, जल अधिनियम की बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं सीधे। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है भैया, डाप्सन यूनिट में मापी जाती है। ठीक है, तो उसके बाद डी ऑप्शन। उसके बाद है 137, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका ए ऑप्शन 1986 में पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है समेकित बाल विकास सेवाओं यानी कि ICDS का मुख्य उद्देश्य क्या था या क्या है? तो इसका आंसर प्रतिरक्षा है, स्वास्थ्य जांच एवं सिफारिशी सेवाएं भी हैं, पूर्व स्कूली अनौपचारिक शिक्षा भी है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 138 की बात जाते हैं 139, ISO 14000 मानक संबंधित है, किससे संबंधित है ISO, ये पूछ रहा है। तो भैया ये सीधे सीधे पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला आ रहा है सौर ऊर्जा संग्रहित होती है, तो किस में संग्रहित होती है दोस्तों? ये जो है एक कार्बन बंध में होता है, इसका आंसर हो जाएगा। कुछ जीव 141, कुछ जीव जैसे घास, सिंहपर्णी, चूहे, टिड्डे एवं मल एक खाली स्थान पर रहते हैं, सामूहिक रूप से इन्हें क्या कहते हैं या फिर इन्हें क्या कहा जाता है? तो 141 का ऑप्शन बी हो जाएगा, एक प्रकार का क्या हो गया? समुदाय हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है 142, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ठीक है, नहीं देंगे। तो दोस्तों अब सिंपल सी बात है, हम चिड़ियाघर में क्या करेंगे? वहाँ पे बेसिकली ए आपका 142 का जो है ए ऑप्शन से, क्योंकि चिड़ियाघर में जानवरों को खाना देना अलाउड होता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद 143, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे जो है तेज खांसी आ रही है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? कारण क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है, सिंपल। अब आइडिया लगाओ, गैस करो थोड़ा। 143 का ऑप्शन बी, जलते हुए ईंधन से जो उत्पादित काला धुआं होता है, तो काला धुआं क्या होता है? श्वसन नली में जमा हो गया होगा, तो इसी कारण से उसे खांसी हो रही होगी। अगला आता है आपका 144, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है आपसे। तो सीधे सिंपल सी बात है सी क्या? बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और इस भ्रम का आनंद, मतलब भ्रम का आनंद उठाने देना। पहेलियों में काफी भ्रमित हो जाते हैं हम लोग ही हो जाते हैं, तो बच्चे ही हैं, है ना। तो 145, दोपहर के भोजनावकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहा है, तो आप उस समय क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? सीधी सी बात है भैया, पाठ को रोचक बनाने के लिए विद्युत बुद्धिमत्ता पर आधारित श्रव्य दृश्य सहायक का हम क्या करेंगे? वहाँ पर उपयोग करेंगे। उसके बाद कह रहा है 146, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के चित्र देता है और उन जानवरों के चित्रों में रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? तो सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन, अवलोकन का विकास करना, बच्चों में अवलोकन का विकास करना। उसके बाद आगे बात करेंगे। तो प्रथम ओजोन छिद्र पाया गया था 147। तो दोस्तों बहुत अच्छा आंसर है इसका, सीधे सीधे आपको पता है अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया था। ठीक है, 70 के दशक में। अब अगला है 148, वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है, किस में मापी जाती है भैया? सीधे सीधे आंसर है हाइग्रोमीटर, बिल्कुल कोई न घुमाने वाला क्वेश्चन है, बहुत सीधा है। उसके बाद नदी में जल प्रदूषण को किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है? 148 का आपका क्या, सॉरी हाँ 149, 149 का आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या कहते हैं आपका बी ऑप्शन सही हो, हाँ सॉरी 149 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, किससे? ऑक्सीजन से मापते हैं उसको। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे बात करेंगे सीधे सीधे 150, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सीधे है भैया डी, समुद्र। ठीक है, समुद्र। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा सब, और अपने साथियों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा।
और अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आता है और आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं आप मुझे अवश्य जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप लोगों के लिए कितना उपयोगी साबित होता है आप देखिएगा। कल इसका यूटेट सेकंड का दूसरा मतलब 2019 का पेपर फिर लेके आऊँगा। तो ये आपका जो पेपर है 2019 में यूटेट का फर्स्ट पेपर हुआ था, यूटेट फर्स्ट का 2019 का, तो सेट ए का सेट ए को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। तो दोस्तों ये पूर्ण रूप से जो है जो विशुद्ध या शुद्ध आंसर किए उससे मिला करके आपको समझाया गया है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। आप वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।